दोस्तों आज का ऑफर वैलिड है। अगर आपको भी खुद को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करना है तो फिलहाल हमारी कोचिंग सस्ती चल रही है और 5,000 रुपये में हम 3 महीने आपको कोचिंग देते हैं। आपकी हर तरीके से मदद की जाती है और आपके हिसाब से चला जाता है। बस आज का लास्ट ऑफर है। अगर आप चाहो तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। हमें यहाँ डीएम कर देना और उसके बाद खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाना। ओलंपिया के बाद भी ओलंपिया की बातें खत्म नहीं होती है और कई कॉम्पिटिशन्स ऐसे हैं जो ओलंपिया के बाद शुरू होते हैं और अब उन कॉम्पिटिशन्स को खेलने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ईविल्स प्राग प्रो की, जो होने वाला है 26 अक्टूबर को। दोस्तों हमें सबको पता है कि इसके अंदर कियोन पियर्सन खेलने के लिए उतरेंगे, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ निकल के आई है कि मार्टिन फिट्जवाटर भी आ रहे हैं इसमें। हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि मार्टिन ने पिछले साल ये कॉन्टेस्ट खेला था और सीबम को हराया था। कायदे से मार्टिन का अब ये टाइटल है जो ये डिफेंड करने के लिए उतरेंगे और कियोन को जीतने से रोकेंगे इस टाइटल को। मार्टिन की किस्मत भी बड़ी अजीब है। पिछले साल एक क्लासिक फिजिक चैंप के साथ उनको लड़ने को मिला जिनको उन्होंने हराया। इस साल एक 212 चैंपियन से उनको लड़ने के लिए मिलेगा। क्या कियोन को वो हरा पाएंगे? नेट पे कई सारी पिक्चर्स हैं मार्टिन वर्सेस कियोन की। लोग इनको उठा के कंपेयर कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कियोन किन किन पोजेस में जीतेंगे मार्टिन फिट्जवाटर से, कहाँ पे मार्टिन की जीत होनी तय है। और दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका रीजन ये है कियोन को अब अपना वेट कट करके किसी वेट लिमिट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियोन ने ये बात बोली कि इस साल ये पहली बार मेरे साथ हुआ कि मुझे अपना वेट कम करना पड़ रहा था 212 में आने के लिए, क्योंकि हर साल कियोन लगभग 205-206 के वजन पे स्टेज पे खेलते थे और उनको कोई ज़रूरत नहीं होती थी वेइंग करवाने से पहले ये मेक श्योर करने की कि मेरा वेट तो 212 के अंदर है ना। इस बार लेकिन ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि कियोन लगभग 217-218 पाउंड्स पे चल रहे थे, तो ऐसे में उनको डिप्लीटेड होना पड़ गया 212 की कैटेगरी के अंदर आने के लिए। और वेट जिस दिन नापना था इनका, कियोन आए 211.9 LBS पे, तब वो सेलेक्ट हो गए खेलने के लिए, 212 क्वालिफाई हो गए। इसका लेकिन सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक कियोन को ये मिला कि इस बार उतने फुल नहीं होकर के आ पाए जितने फुल वो पिछले साल थे। कियोन का इस साल साइज कम दिखाई दे रहा था, सेपरेशन कम था। कई सारे फैंस ने ये भी बोला कि कियोन ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया इस साल। पर दोस्तों आप एक लॉजिकल बात समझ के देखो, जब 212 वालों की वेइंग होती है उसी टाइम क्लासिक वालों की भी वेइंग होती है, यानी साथ में। 212 डिवीजन ऐसी है जो बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और सबसे पहले, और टेक्निकली एथलीट्स के पास टाइम कम होता है एज कंपेयर्ड अगर वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में खेलें, क्योंकि क्लासिक डिवीजन एक ऐसी है जो ओपन के भी 12 घंटे बाद स्टार्ट होती है। या आसान शब्दों में बोलूं, ओलंपिया में सबसे लेट प्री जजिंग क्लासिक फिजिक डिवीजन की स्टार्ट होती है। तो क्लासिक वाले एथलीट्स हमेशा आपको बेस्ट दिखेंगे क्योंकि उनके पास फिल होने का अच्छा टाइम रहता है, सबसे ही ज्यादा टाइम रहता है। बट 212 डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है और वेइंग के बाद एक बॉडी बिल्डर को यह बोला जाए कि आपके पास सिर्फ एक दिन है फिल होने के लिए, तो वो बॉडी बिल्डर फ्लैट दिखेगा, यानी फुल तो होगा पर एकदम प्रॉपरली नहीं। और कियोन के साथ इस साल ये हुआ क्योंकि उनको 212 के नीचे अपना वजन लाना पड़ा। ये थी पूरी स्टोरी। पर अब कियोन जब प्राग प्रो में खेलने उतरेंगे उनको कोई जरूरत नहीं है 212 वेट के अंदर आने की, क्योंकि अब वो ओपन क्लास बॉडी बिल्डर के तौर पे खेलेंगे जो अपनी मन मर्जी पे किसी भी वजन पे आ सकते हैं। अगर वो अब 218 पे चल रहे हैं तो वहां से कार्ब लोडिंग शुरू करेंगे। अब वो कार्ब लोडिंग जब शुरू करेंगे तो 2-3 दिन पहले शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन का वक्त मिलेगा उसी में करना पड़ेगा, यानी अब फुल होने का टाइम भी ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब अभी जो फिजिक दिखाई है ओलंपिया में उससे बेहतर फिजिक प्राग में इनकी आनी चाहिए। बेहतर से मेरा मतलब बड़ी से है और ज्यादा हार्ड होने से है। यह है एक टेक्निकल बात। बेस्ट कियोन पियर्सन हमें अपडेट्स में दिख रहे थे, नेक्स्ट लेवल की मसल्स थी। सब लोग इनको रॉनी कोलमैन फिलहीद बोलने लग रहे थे, लेकिन स्टेज पर वो चीज नहीं दिखी। इसका मतलब एथलीट 212 के चक्कर में अपनी बेस्ट फिजिक कॉम्प्रोमाइज कर गया, फ्लैट हो गया। ये प्राग प्रो उन्हें मौका दे रहा है फुलेस्ट आने का। और ऐसे में अब कियोन जब मार्टिन फिट्जवाटर से लड़ेंगे तो मेरा ये मानना है कियोन को मार्टिन को हरा देना चाहिए, क्योंकि कियोन जेनेटिकली बहुत एडवांस बॉडी बिल्डर है। पर रुको, इतना भी आसान नहीं है सब कुछ। अगर हम कियोन और मार्टिन के कुछ पोजेस को कंपेयर करें तो ये समझ आएगा कि कुछ पोजेस में मार्टिन भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बैक डबल बाइसेप। मार्टिन का बैक डबल फिल हीथ की तरह है। हालांकि इस फोटो में शायद अच्छा ना दिख रहा हो क्योंकि लाइटिंग का फर्क है और टैनिंग भी दोनों एथलीट्स की अलग अलग है, लेकिन आप इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को देखो, इससे पता लगेगा कि मार्टिन नेक्स्ट लेवल की हार्डनेस पे ओलंपिया में थे। अगर प्राग में ये हार्डनेस दिखा देते हैं तो कियोन को बीट करने के आसार उन पे है क्योंकि उनके पास ज्यादा बेटर बैक है। सेम बैक लेट स्प्रेड के साथ में भी है। यहाँ पर मार्टिन के ग्लूट्स का साइज बहुत अच्छा है, हैमस्ट्रिंग्स एकदम हार्ड है, पर मार्टिन की बैक उतनी अच्छी नहीं लग रही बैक लेट स्प्रेड करते वक्त जितने अच्छे से कियोन इस पोज को पुल ऑफ कर रहे हैं। मोस्ट मस्कुलर कियोन का बहुत जबरदस्त है, बट मार्टिन का भी अपनी जगह अच्छा है, पर मेरे को लगता है कियोन ज्यादा बेटर है इनसे। ओवरऑल हर एक पोज में अगर देखा जाए तो कियोन की बॉडी में बहुत ज्यादा स्वीप्स हैं, लाइन्स हैं और अब हार्डनेस भी। तो कियोन जेनेटिकली ही बहुत ज्यादा एडवांस है मार्टिन से।
ये बॉडी नहीं आएगी कियोन की, मैं ये मान के चलूंगा इससे बेहतर बॉडी आएगी। मार्टिन जैसे अभी दिखे हैं वो बेस्ट एवर दिखे हैं, तो मार्टिन का प्राग में और बेटर होना मुश्किल है, कियोन का प्राग में और बेटर होना बिल्कुल पॉसिबल है, जिसकी मैंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले दी। अब वो मार्टिन को हरा सकते हैं और यहाँ पर साबित कर सकते हैं दुनिया के आगे कि देखो मैं एक 5th नंबर पे आने वाले ओपन क्लास बॉडी बिल्डर को हरा गया। ये अगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो मार्टिन के आ जाने से इस शो में दम आ गया है। बस अब 26 तारीख तक की बात है, हमारे सामने सारा सीन क्लियर हो जाएगा। बाकी मुझे तो ये बॉडी भी कियोन की मच बेटर लग रही है मार्टिन के मुकाबले। इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट आता है टेरेंस रफिन पे। टेरेंस रफिन ने ये अनाउंस कर दिया कि मैं ब्राजील में खेलने आने वाला हूँ, जिसका नाम है मिस्टर ओलंपिया ब्राजील। क्योंकि टेरेंस की इस साल 3rd प्लेसिंग आई थी, तो कायदे से तो उनको जरूरत नहीं है अगले साल का ओलंपिया क्वालिफाई करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। पर फिर भी टेरेंस अब क्योंकि बॉडी उन्होंने रेडी करी है तो इस वाले शो को खेलना चाहते हैं। ब्राजील में टेरेंस की पॉपुलैरिटी ओकेइश है, क्योंकि ब्राजील डायनासोर भाई का देश है, यानी कि रेमोंडिनो का, और टेक्निकली इसमें रेमोंडिनो को खेलना चाहिए, पर ये उनकी मर्जी है और उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो तो नहीं खेल रहे ऑफिशियली अभी तक। तो टेरेंस यहाँ हमें अकेले दिखेंगे, लेकिन जो प्राग प्रो होगा उसमें माइकल डाबुल के साथ टेरेंस रफिन खेलेंगे, तो ये एक अच्छा शो होगा। मेंस बॉडी बिल्डिंग के अलावा प्राग के अंदर क्लासिक फिजिक देखने में भी अब मजा आएगा। अगले अपडेट पे चलते हैं। इस साल ओलंपिया में एक दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद एंड्रयू जैक्ट एक बड़े स्टार बन गए हैं, और अब बहुत सारे लोग उनसे ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि वो अगले साल के मिस्टर ओलंपिया भी बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेम ऐसा है और मसल्स जिस तरीके से उस फ्रेम पे लदी हुई है वो बहुत पसंद आती है सब लोगों को। लेकिन हाल ही में एक ये अपडेट आता है एंड्रयू जैक्ट की तरफ से, अब ये भी खेलने जा रहे हैं 1 से 2 नवंबर के बीच पोलैंड में होने वाला शो, नाम है एवरेस्ट मसल स्टार प्रो शो। तो एंड्रयू को वैसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर खेलने की, क्योंकि एंड्रयू ऑलरेडी क्वालिफाइड है अगले साल का ओलंपिया खेलने के लिए। पर मुझे लगता है शायद इनको भी एक और शो खेलना है इस साल में भी, प्रमोटर्स ने एक अच्छा ऑफर भी दे दिया हो तो एंड्रयू उसको खेलने के लिए उतर रहे हो, क्योंकि ये एक बड़ा रीज़न होता है जब आपकी अच्छी प्लेसिंग स्पेशली ओलंपिया में आ जाए, तब तो ज़रूर से प्रमोटर्स चाहते हैं कि आप ऐसे सब शोज़ में आओ जो छोटे शोज़ है, पोलैंड को कोई नहीं जानता। बाकी एंड्रयू की तरफ से ये भी ऑफिशियल है कि वो अगले साल का आर्नोल्ड क्लासिक खेलने वाले हैं। और दोस्तों क्यों ना खेलें, अगले साल आर्नोल्ड क्लासिक में $7.5 लाख की प्राइज मनी मिलेगी जो फर्स्ट आएगा। अभी ओलंपिया में $6 लाख मिलते हैं, पर आर्नोल्ड वाले इससे ज़्यादा $7.5 लाख देने को तैयार हो रहे हैं। आर्नोल्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और अभी दोबारा से एक और वीडियो डाल दिया इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि हम देने वाले हैं। तो आर्नोल्ड अब ज़्यादा बड़ा शो कहलाया जाएगा अगले साल से। एंड्रयू ने तो पहले ही एग्री कर दिया उसमें खेलने के लिए, जहाँ तक कि दूसरे एथलीट्स भी कूद पड़ेंगे, डेरेक लैंसफोर्ड, हार्डी शुपन और सैमसन दौदा भी शायद, पर अभी एंड्रयू का कंफर्म है। फिलहाल पोलैंड में हम इनको देखेंगे और ये देखेंगे कि इनकी बॉडी कैसी लगती है ओलंपिया से, क्योंकि ओलंपिया में इन्होंने बेस्ट एवर फिजिक दिखा दी थी। क्या पोलैंड में उससे बेहतर दिखा पाएंगे? थोड़ा टफ है, बट एंड्रयू की वजह से अब वो शो सब लोग देखना चाहेंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों ओलंपिया के स्कोर कार्ड्स को डिस्कस करने। इस साल का ओलंपिया फिर से बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि हार्डी शुपन नहीं जीते। सारे फैंस मानते हैं हार्डी को जीतना चाहिए था, मैं भी मानता हूँ, और हार्डी हर जगह बेटर लग रहे थे। पर हमारे सामने इस साल जब स्कोर कार्ड्स निकल करके आए तो कुछ ये समझ में आया कि हार्डी शुपन असल में जजिस को भी बेटर लग रहे थे। मेरे बोलने पे मत जाओ, जजिस के स्कोर कार्ड्स यही दिखाते हैं। फाइनल्स के अंदर जजिस ने हार्डी शुपन को जिताया है डेरेक लैंसफोर्ड से और दिए हैं 7 पॉइंट्स, वहीं डेरेक को दिए 8। कम पॉइंट्स वाला बॉडी बिल्डर जीतता है, तो इसका मतलब हार्डी शुपन फाइनल्स में जीत गए थे। लेकिन प्री जजिंग में हार्डी के स्कोर्स थे 9 और डेरेक के 6। तो यहाँ पर डेरेक लैंसफोर्ड ने 3 स्कोर्स का एक गैप बनाया और जीत हासिल करी। जब प्री जजिंग के और फाइनल्स के स्कोर्स को जोड़ा गया तो 14 नंबर डेरेक लैंसफोर्ड के बनते हैं और 16 नंबर हार्डी शुपन के बने, यानी इन दोनों एथलीट्स के बीच सिर्फ 2 नंबर का फासला था। तो हार्डी कोई बहुत क्लियर पॉइंट से नहीं हारे, ऐसा नहीं है कि एकदम जजिस क्लियर थे कि हार्डी को हमें हरा के ही चलना है। फाइनल्स के अंदर हार्डी ने कमबैक किया, यही वो जजिस थे जिन्होंने हार्डी को जिताया। लेकिन प्री जजिंग के स्कोर्स को जब फाइनल्स से मिलाया तो ओवरऑल हार्डी की हार हो गई। तो दोस्तों ये जो बातें उठती है ना कि हार्डी शुपन ईरान से आते हैं इसलिए उनको हराया जाता है, उस चीज़ का ये जवाब है कि देखो नहीं, जिताया भी जाता है। फाइनल्स के स्कोर्स पर जाओ। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हार्डी शुपन को इस साल का ओलंपिया जीतना चाहिए था। मैं ये भी मानता हूँ कि हार्डी ज़्यादा हार्ड दिखते हैं, डेरेक लैंसफोर्ड उनके आगे सॉफ्ट दिखते हैं। बट जब जजिस को पसंद ही डेरेक लैंसफोर्ड का फ्रेम आता है, जब जजिस को पसंद ही सैमसन दौदा आते हैं, तो ऐसे में वो हार्डी शुपन को कभी भी अपनी प्रेफरेंस पे नहीं रखेंगे नंबर 1 के लिए। अब चाहे इसमें हार्डी शुपन बेहद नाराज होते रहें या फिर उनके फैंस दुखी हो जाएं, चाहे आप डेरेक लैंसफोर्ड को इसके लिए क्रिटिसाइज करो या फिर सैमसन दौदा को क्रिटिसाइज करो, हार्डी में वो राउंडनेस जजिस को शायद उतनी नहीं दिखती है जो डेरेक लैंसफोर्ड दिखा देते हैं कुछ पर्टिकुलर पोजेज में, जिसमें कि साइड चेस्ट एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें कि डेरेक उनसे बेटर दिखते हैं। बट हार्डी को अगर हर बार हराना ही है
तो फिर जजेस उनको सेकंड पे क्यों डालते हैं, 10th या 11th पे क्यों नहीं डाल देते। एक और बॉडी बिल्डर है जो ईरान से आया इस साल और उसको 11th पे डाला गया, बहरूज तबानी, तो उनके साथ क्यों नहीं डालते हार्डी को, क्यों कंसिस्टेंटली सेकंड पर ही रखा जाता है। कई सारे अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स को हार्डी हरा देते हैं। निक वॉकर 6ठे नंबर पे इस साल प्लेस हुए, प्योर अमेरिकन बॉडी बिल्डर। लिस्ट तो और भी कई अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स के नाम से भरी है, पर मैं सबका नाम नहीं लूंगा। क्या किसी को याद है पिछले साल हार्डी ने एक और अमेरिकन बॉडी बिल्डर को हराया था, डेरेक लंसफोर्ड नाम है। ये चीजों का जवाब वो लोग दे सकते हैं बेहतर जो ये कहते हैं कि ईरानियंस को ऊपर नहीं आने दिया जाता है। यहाँ तो लेकिन उल्टा है, यहाँ तो आ रहे हैं ईरानियंस ऊपर। मैं जजेस को फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो मैं नोटिस करता हूँ हर बार। पूरी ओलंपिया की जो टीम है, अगर वो हार्डी को अमेरिका लाने में मदद करते हैं ना, तो वही लोग हैं जो हार्डी को 7 नंबर भी देते हैं फाइनल्स में और डेरेक लंसफोर्ड के ऊपर जिताने की कोशिश भी करते हैं। उनकी प्रेफरेंस गलत है ये माना जा सकता है, पर वो लोग नफरत करते हैं ये नहीं माना जा सकता है। बहुत सारे लोग भूल गए हैं हार्डी ओलंपिया जीत भी चुके हैं। कौन सा साल था वो, जरा कमेंट करके बताना। तब भी वो ईरानियन थे, इतने ही जितने आज। तो इन्होंने ही, ओलंपिया वालों ने ही जिताया था, तो ये नफरत कैसे हुई। इसीलिए लोगों के पास ये जवाब नहीं होता है कि 2022 में हार्डी चुपन कैसे जीत गए। बस सब लोग जब वो हारते हैं तब जरूर से अपने लॉजिक देने लगते हैं और यही देश का एंगल, डिफरेंट कम्युनिटी से होने का एक एंगल देने लगते हैं। कैसे जीते 2022 में और कैसे जीते इस फाइनल्स में, मुझे अभी भी बताओ। तो इसीलिए दोस्तों स्कोर कार्ड्स इस बार मुझे काफ़ी बेटर लगे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल तो सैमसन और हार्डी को ही दोनों को 8-8 पॉइंट्स दे दिए थे, अगर आपको याद हो तो। यानी कि जजेस ने तब भी हार्डी को हराया नहीं बल्कि टाई करवाया था सैमसन दौदा के साथ। इसका मतलब हार्डी उनकी प्रेफरेंस पे कहीं ना कहीं रहते तो हैं। बाकी इसके अंदर एंड्रयू जैक्ट वो 17 नंबर पे थे जजिंग में और सैमसन दौदा 18 पे, यानी एंड्रयू ने सिर्फ 1 पॉइंट से सैमसन दौदा को हराया था प्री जजिंग में। लेकिन वहीं फाइनल्स में 5 पॉइंट्स की बढ़त बनाई एंड्रयू ने और क्लियर सैमसन दौदा को मात दे दी, क्योंकि सैमसन इस साल थे ही बहुत छोटे। ये कुछ सैमसन दौदा के पिक्चर्स हैं जिसमें कि ये पिछले साल कैसे दिख रहे थे और इस साल कैसे दिख रहे हैं, ये फर्क आपको दिखाई देगा। पिछले साल साइड चेस्ट के अंदर आप देखो कितने ज़्यादा बड़े इनके डेल्ट्स थे और इस बार इनका शोल्डर स्पेशली रियर हेड कितना छोटा हो गया। पिछले साल सैमसन दौदा का फ्रंट डबल बाइसेप कैसा था, लेग्स में साइज ज़्यादा, लैट्स में भी साइज ज़्यादा, पर इस बार सैमसन छोटे हो गए। फ्रंट लैट स्प्रेड के अंदर आप क्लियर देख सकते हो लेग्स कितने बड़े और स्वीपी थे, इस बार लेग्स कितने फ्लैट थे और स्वीप्स नहीं दिख रहे थे। चेस्ट भी पतली। सबसे मेजर फर्क मोस्ट मस्कुलर में देखा जा सकता है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि सैमसन के आर्म्स कितने पतले हो चुके हैं, चेस्ट में काफी मास लूज हुआ है, फाइबर्स दिख नहीं रहे चेस्ट में। लेग्स के अंदर कोई सेपरेशन नहीं है इस साल। क्लियर केस ऑफ ओवर डाइटिंग ये है जिसमें कि सैमसन अपनी मसल्स प्रिजर्व करके नहीं रख पाए। यहाँ पर सैमसन जिसके भी साथ कोचिंग कर रहे हो, वैसे तो बताते हैं कि अपनी वाइफ के साथ वो कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बॉडी बिल्डर अपना बॉडी फैट ड्रॉप करने जाता है और वही करके आता है, पर सैमसन ने मसल ड्रॉप करके रख दी, तो डेफिनेटली प्रेप उस तरीके से इनकी नहीं जा रही है जैसे जानी चाहिए। और ये सैमसन ने जजेस की एडवाइस पे किया था और शार्प आने की कोशिश। तो क्लियरली ये वाला साल कई बॉडी बिल्डर्स के लिए अच्छा नहीं गया और अब ये सारे बॉडी बिल्डर्स एक नया एम दिमाग में सेट करके कमबैक करने की कोशिश करेंगे। सैमसन वापस से अब साइज को चेज करेंगे, निक वॉकर अपने पीक वीक के प्रोटोकॉल्स को ठीक करेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने भी एक नए कोच के साथ काम करा और ये क्लियरली एडमिट करा अभी कि मेरे पीकिंग प्रोटोकॉल्स में ही गड़बड़ी थी जिसके चलते मेरी बॉडी खराब आ गई प्री जजिंग में। फाइनल्स में हमने काफ़ी चीज़ों पे सुधार करा और सच में वो चीज़ बेटर होती हुई दिखी, पर फिर भी निक वॉकर की बॉडी में बहुत सारे फ्लॉज थे जो इस ओलंपिया में उनको काफ़ी पीछे रख गए। बहुत सारे लोग भूल गए हैं निक पहले ऐसे दिखते थे, ये 2021 की बात है। तब वी टेपर कितनी तगड़ी थी, लैट्स बड़े, वेस्ट स्मॉल और लेग्स भी बड़े थे, पर इस बार सारी चीज़ें बिगड़ गई। ये डेफिनेटली ब्लोटेड थे क्योंकि ठीक से इनके पीकिंग प्रोटोकॉल्स काम नहीं कर पाए। अदरवाइज निक तो हमेशा हार्डनेस और शार्पनेस के लिए जाने जाते हैं, बट ये वी टेपर 2021 वाली अगर आज होती, क्या लगता है निक कहाँ पे प्लेस होते? मुझे लगता है सैमसन दादा की जगह खा जाते। बाकी अब आर्नोल्ड क्लासिक का वेट है, क्योंकि ये सारे बॉडी बिल्डर्स मुझे तो लगता है वहाँ पे कम्पीट करने आएंगे। कम से कम सैमसन दादा के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि उन्होंने अभी कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं कराया। हाँ, लेकिन एंड्रयू जैक ने कर दिया, वो आएंगे आर्नोल्ड में भी। तो दोस्तों यही थे सारे के सारे अपडेट्स, बाकी और बातें होती रहेंगी वीडियोज़ में अलग अलग। फिलहाल अगर आपको ऑफर लेना है तो कोचिंग आज यानी 15 तारीख तक ही हमारी वैलिड है। 5,000 रुपये में 3 महीने आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो और खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।